आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच की कशीदगी एक बार फिर आई दुनिया के सामने। अमेरिकी सहाफी ने अपनी किताब में किया बड़ा खुलासा। 9 दंगों में गिरफ्तार मामन खान की सबसे बड़ी जीत। मामन खान 98,000 से ज्यादा वोटों से जीते। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार जीत पर महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा ने की लोगों की समझदारी की तारीफ। पुनहाना सीट से दूसरी बार जीते मोहम्मद इलियास। तीसरे नंबर पर रहे बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार। हैदराबाद में फिलिस्तीन के सपोर्ट में निकाला गया मार्च। इजरायली प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की उठी मांग। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की धमाकेदार जीत। उमर अब्दुल्ला फिर बनेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। मस्जिद कमेटी पर 300 रुपए का लगा जुर्माना। अदालत से की थी सुनवाई टालने की दरख्वास्त। अनंतनाग से 2 फौजी हुए थे अगवा। एक फरार होने में कामयाब, दूसरे की लाश बरामद। आरबीआई एमपीसी पर बड़ा फैसला। होम लोन की ईएमआई में नहीं होगा कोई बदलाव। इजराइल और गजा के बीच जारी जंग में जिसने सबसे ज्यादा और अहम किरदार अदा किया है वो है अमेरिका। अमेरिका ने ये किरदार जंग को रोकने के लिए बिल्कुल भी अदा नहीं किया है, बल्कि इस जंग को बढ़ावा देने के लिए उसने इजराइल का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं अब अमेरिका के सीनियर सहाफी ने अपनी नई किताब में एक बड़ा खुलासा करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच के तनाजात पर से पर्दा उठाया है। इजराइल और अमेरिका के बीच कितने गहरे ताल्लुकात हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इजराइल के सामने दोस्ती का दिखावा करने वाला अमेरिका दरअसल उससे खुद परेशान है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिकी सहाफी बॉब वुडवर्ड की आने वाली किताब के मुताबिक आईडीएफ के फौजियों के रफा में दाखिल होने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को झूठा मक्कार करार दिया और इजरायली फिजाइये के हमले में हिजबुल्लाह के एक आला कमांडर को हलाक करने के बाद वजीर आजम पर चीखा भी। 2024 के मौसम बहार के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात तेजी से कशीदा होते गए। जराये के मुताबिक अप्रैल में एक फोन कॉल के दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू से उसकी हिकमत अमली के बारे में पूछा, जिसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को गजा मिस्र सरहद पर वाक़े रफा शहर में जाना होगा, जिसके बारे में आईडीएफ ने कहा था कि वो गजा में हमास का आखिरी अड्डा है। वुडवर्ड के मुताबिक बाइडेन ने जवाब दिया कि आपके पास कोई रणनीति यानी कि हिकमत अमली नहीं है। वहीं न्यूज़ वेबसाइट CNN के मुताबिक अपनी नई किताब में सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड ने पर्दे के पीछे सदर जो बाइडेन के 2 टूक बेहयाई से भरे अंदाजों और बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक उनकी सदारत को तश्कील देने वाले आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत पर एक काबिल जिक्र नजरिया पेश किया। वुडवर्ड ने इंतहाई नाजीवा अल्फाजों को लिखा है जो नेतन्याहू के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस्तेमाल किए हैं, जिनमें उन्होंने ये भी लिखा कि वो एक कुत्ता है, एक बुरा आदमी है। इतने बड़े खुलासे के बाद नेतन्याहू और बाइडेन के बीच के दिखावे वाली दोस्ती भी टूटती नजर आ रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या नेतन्याहू इस बड़े खुलासे के बाद भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाए रखेगा या नहीं, क्योंकि आसार तो यही दिखाई दे रहे हैं कि वो इसे छोटी बात कहकर जाने देगा ताकि उसे हथियारों की खेप लगातार मिलती रहे, क्योंकि वो खुद भी ये बात जानता है कि बगैर अमेरिका की माली मदद के वो बिल्कुल बेबस है और अगर अमेरिका का शफकत का हाथ उसके सर से उठेगा तो उसकी इतनी बुरी हार होगी कि वो दुनिया को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। वहीं हरियाणा में बीजेपी 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रही है। इस बार हरियाणा में सबसे बड़ी जीत फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान ने दर्ज की है। 9 दंगों में गिरफ्तार हुए मामन खान 98,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। अगर हम सबसे कम जीत के मार्जिन की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने ऊचना कला में सबसे कम वोटों से कामयाबी हासिल की है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस एमएलए मामन खान को नूह में तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इन इल्जामात के बावजूद मामन खान सबसे ज्यादा फतह के मार्जिन के साथ फातेह बनकर उभरे हैं। हालांकि उनकी पार्टी हरियाणा में हुकूमत नहीं बना सकी है, जबकि मामन खान को 1,30,497 वोट मिले हैं। नसीम अहमद को सिर्फ 32,056 वोट मिले। हरियाणा में बीजेपी ने इस बार शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए फतूहात की हैट्रिक लगाई है। इस बार बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 37 सीट ही जीत सकी है। इस इलेक्शन में अवाम ने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जेजेपी ने चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी के साथ इत्तेहाद किया था। इसके बाद भी दोनों में से किसी का खाता नहीं खुल पाया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और जेकेएनसी की शानदार जीत पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस और जेकेएनसी को मुबारकबाद पेश की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2019 से जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं उसके बाद लोगों ने हुकूमत बनाने के लिए वोट दिया है और इसमें किसी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले तो मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई
और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटें, 2014 में 16 सीटें, ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है, आपको लोगों की चॉइस, जो उनकी मर्जी है, उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। इसमें पुन्हाना असेंबली सीट भी शामिल है। पुन्हाना सीट पर कांग्रेस से दूसरी बार मोहम्मद इलियास ने जीत दर्ज की है। पुन्हाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास ने जीत दर्ज की है। वो दूसरी बार इस सीट से जीते हैं। इस बार वो 31,916 वोटों से जीते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार रहीसा खान रहे हैं, जिन्हें 53,384 वोट मिले हैं। हरियाणा के नूह की 3 असेंबली सीटों पर एक बार फिर से कांग्रेस ने बाजी मारी है। इसमें पुन्हाना, नूह और फिरोजपुर झिरका शामिल हैं। नूह में कांग्रेस के आफ्ताब अहमद, वहीं फिरोजपुर झिरका असेंबली सीट से मामन खान ने जीत दर्ज की है। बता दें कि फिरोजपुर झिरका सीट काफ़ी चर्चा में थी। इस सीट पर कांग्रेस ने मामन खान को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने नसीम अहमद को टिकट दिया था। इस सीट पर मामन खान को 1,30,000 से ज़्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 32,000 वोट ही मिले थे। यानी इस सीट पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। 98,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस ने ये सीट जीती और ये रियासत की सबसे बड़ी जीत भी है। हैदराबाद में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने इजराइल हमास जंग के खिलाफ इत्तेहादी मार्च निकाली। तलबा ने हमलों को रोकने की मांग की है। बताते चलें कि एक सेशन की सदारत करते हुए पीएचडी स्कॉलर तलहा मनान ने फिलिस्तीन में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और आलमी बिरादरी की जानिब से जवाबदेही न होने पर रोशनी डाली। फिलिस्तीनियों पर होने वाले मजालिम ने मगरिब की मुनाफकत, जंग के आलमी कवानीन, इंसानी हुकूक की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहदा की मुनाफकत को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता साल इसराइल की जारहियत की बाइस 40,000 से ज़्यादा बेगुनाह अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं। इसके बावजूद आलमी बिरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। तलबा ने लोगों से ये भी दरख्वास्त की है कि वो जारी जंग में इसराइल की हिमायत करने वाले तमाम मुख्तलिफ ब्रांड्स का बॉयकॉट करें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के सदर मतीन अशरफ ने भी इजलास से खिताब किया और बॉयकॉट के जरिए माशी मज़ाहमत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए कम अज़ कम इजरायली मसनूआत का बॉयकॉट कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला पहले भी जम्मू कश्मीर के वजीर आला रह चुके हैं, लेकिन तब और अब के हालातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जम्मू कश्मीर एक मुकम्मल रियासत हुआ करता था, लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। बदलते हालात में उमर अब्दुल्ला के सामने कई तरह के चैलेंजेस हैं। उमर अब्दुल्ला और उनके बेटे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत उम्मीदें जताई हैं और उम्मीदों के नतीजे में ही इतनी सीटें आई कोलिशन को। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर उतर आएँ, जो हमारी कोशिश रहेगी। मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किया। उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हैसियत से मैंने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया किया और ये उम्मीद जताई कि मिल के एक कोऑपरेटिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। ये जम्मू कश्मीर की जीत है, ये सिर्फ उमर साहब की जीत नहीं है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं है। 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हुए हैं, लोगों को दबाया गया था। पहली बार लोगों को ये अपॉर्चुनिटी गई कि अपना आवाज़ वो आगे रखे, उन्होंने रखा, अपनी हुकूमत चुनी और मैं सबको शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो फेथ था वो रखा। ज्ञानवापी से जुड़े मामले में वाराणसी की अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर 300 रुपए का जुर्माना लगाया है और अब अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। मालूमात के मुताबिक बता दें कि ज्ञानवापी से मुतालिक एक केस की समाअत मंगल को ज्ञानवापी सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में हुई। दरख्वास्तनामा
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दिया था। बताते चलें कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से एहतियाती दरख्वास्त दायर करने पर अदालत ने मुद्दा अलिया पर 300 रुपए जुर्माना आयद करते हुए आइंदा समाअत के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। मालूमात के मुताबिक बिजारडीहा, भेलूपुर के विवेक सोनी और चटाईपुर के जयध्वज श्रीवास्तव ने 25 मई 2022 को वकील देश रत्ना श्रीवास्तव और नित्यानंद राय के जरिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें यह मुतालबा किया गया था कि सामने वाले फरीक के दाखिले पर रोक लगाई जाए और ज्ञानवापी में उन्हें पूजा करने की आज़ादी दी जाए और उनकी पूजा में खलल न डाला जाए। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने इंतखाबी नतीजों पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने हमें नकारा नहीं, बल्कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पर हुई वोटिंग में लोगों ने जुनून, जज्बे और पाक माहौल में अपने हक का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, जम्मू कश्मीर में जो ये चुनाव हुआ है, ये बहुत ही तारीखी चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव है। तो जिसकी केंद्र में सरकार, उसकी जम्मू कश्मीर में हुकूमत का जो रिवाज था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने जमहूरियत के मिजाज से ध्वस्त किया है। और उसका नतीजा था कि निष्पक्ष ढंग से, भयमुक्त माहौल में, पूरे जो जनतंत्र के जुनून और जज्बे के साथ लोगों ने जम करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और जिनको भी जनादेश दिया वो सरकार बना रहे हैं। तो ये तो जमहूरियत की जीत है। आज ये नहीं हुआ है, बड़ी तादाद में वोटिंग भी हुई है और बड़ी तादाद में लोगों ने निकल करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। कि बीजेपी के साथ जो स्पर्शिता, अनटचेबिलिटी का जो व्यवहार है, वो व्यवहार जो है वो ना तो मुल्क के लिए अच्छा है और ना ही मुसलमानों के लिए अच्छा है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने पहली बार इस जनतंत्र के, लोकतंत्र के इतिहास में इतना ईमानदारी, इतना ही स्वतंत्रता, इतना भयमुक्त माहौल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये है जवाब। जम्मू कश्मीर इंतखाबात में बीजेपी ने जम्मू डिवीजन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 29 सीट पर जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की एकलौती खातून उम्मीदवार शगुन परिहार ने किश्तवाड़ सीट से जीत हासिल की है। आखिर शगुन परिहार कौन है, आइए जानते हैं। मालूमात के मुताबिक शगुन परिहार का खानदान शुरू से ही बीजेपी से वाबस्ता था। उनके चचा अनिल परिहार जम्मू कश्मीर में बीजेपी के एक अहम रहनुमा थे। नवंबर 2018 में शगुन परिहार के वालिद अजीत परिहार और चचा अनिल परिहार को किश्तवाड़ में दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। शगुन परिहार को कुल 29,053 वोट मिले, जबकि एनसी के सज्जाद कचलू को 28,532 वोट मिले हैं। इस सीट पर पीडीपी उम्मीदवार को सिर्फ 987 वोट मिले हैं। बताया जाता है कि किश्तवाड़ सीट मुस्लिम अक्सरियती है, लेकिन ये माना जाता है कि शगुन परिहार को मुसलमानों में भी अच्छी पकड़ है। उन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के तमाम कौम परस्तों की है। परिहार ने कहा कि खित्ते की सलामती को यकीनी बनाना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी, खास तौर पर उन तारीखी चैलेंजों को मद्देनजर रखते हुए जिनका किश्तवाड़ ने सामना किया है। जम्मू और कश्मीर में टीए यानी कि इलाकाई फौज के 2 जवानों को दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया था। हालांकि इनमें से एक तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरे की लाश जंगल से बरामद की गई है। खबर रसा एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 2 फौजियों को दहशतगर्दों ने अनंतनाग से अगवा किया था। हालांकि उनमें से एक उनके चुंगल से फरार होने में कामयाब हो गया। चुनाचे दूसरे फौजी की लाश बरामद कर ली गई है। उसके जिस्म पर गोलियों के निशानात पाए गए हैं। ये फौजी कल से लापता थे और इनकी तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी। खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के जंगलाती इलाके से दहशतगर्दों ने टेरिटोरियल आर्मी के 2 जवानों को अगवा कर लिया था। हालांकि एक फौजी वापस आने में कामयाब हो गया। अगवा होने वाले 26 साल फौजी की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया था। वो जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के रहने वाला था। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अफसर ने कहा कि जंगली इलाकों में दहशतगर्दों की सरगर्मियों के बारे में मालूमात मिली थी। उन्होंने कहा कि फौज ने जंगल के मकाम का पता लगाने के लिए 2 टीए सिपाहियों को भेजा था और उन्हें वहां दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 54 दिन की इंतखाबी कशमकश के नतीजे सामने आ गए हैं। दोनों रियासतों में 90 सीटें हैं और अब दोनों ही रियासतों में हुकूमत की तश्कील की तैयारियां तेज हो गई है। रियासत में अब तक किसी भी सियासी जमात ने लगातार 3 बार हुकूमत नहीं बनाई है। अहम बात यह है कि बीजेपी सीएम के ओहदे के लिए नहीं लड़ेगी और नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम ही होंगे। बताया जा रहा है कि उनकी हलफ बर्दारी 12 अक्टूबर को यानी कि दशहरे के दिन होगी। हरियाणा में बीजेपी की जीत का झंडा लहराने वाले नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा भी पीएम की रिहाइशगाह पर पहुंचे और नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे।
हरियाणा इंतखाबात में मिली जीत के बाद कैबिनेट की तरफ से सभी ने पीएम मोदी को हरियाणा इंतखाबात में जीत पर मुबारकबाद पेश की है। उधर नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मैंने हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और उन्हें असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की तारीखी जीत पर मुबारकबाद दी है। मुझे यकीन है कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हल में हरियाणा का किरदार और भी अहम होने वाला है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद होने वाले इंतखाबात में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि JKNC और कांग्रेस इत्तेहाद बनाकर हुकूमत बनाने जा रही है। 54 साला उमर अब्दुल्ला वजीर आला होंगे। उनके हलफ की तारीख अभी तय नहीं हुई है। वहीं नतीजों के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो नौशहरा से उम्मीदवार थे और अपनी सीट भी हार गए हैं। RBI की 51वीं बैठक के नतीजे आ गए हैं। मरकजी बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 2 रोजा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के नतीजों का ऐलान करते नजर आए। उन्होंने इस दौरान कहा कि इस बार भी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि आपके लोन की EMI ना बढ़ेगी और ना ही घटने वाली है। बता दें कि ये लगातार 10वीं बार है जब रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की है। इसके बाद रेपो रेट 6.50% पर बरकरार है, जबकि रिवर्स रेपो रेट को 3.35% और बैंक रेट 6.75% पर मुस्तकिल रखा गया है। RBI गवर्नर ने 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली MPC मीटिंग में लिए गए फैसलों की वजाहत करते हुए कहा कि इस बार 3 नए मेंबरान को शामिल किया गया है और आलमी सूरत हाल समेत दीगर पहलुओं पर गौर करने के बाद इजलास के दौरान 6 में से 5 अराकीन ने शरह सूद को बरकरार रखने के हक में वोट दिया। इसमें शक्तिकांत दास समेत 6 मेंबरान ने महंगाई और दीगर मसाइल और तब्दीलियों पर बात कही है। यहाँ आपको बताते चलें कि रेपो रेट का बैंक से कर्ज लेने वाले सारिफीन से बराह रास्त ताल्लुक है। इसके कम होने से कर्ज की EMI कम हो जाती है और इसके बढ़ने से ये EMI की रकम बढ़ जाती है। दरअसल रेपो रेट वो शरह है जिस पर किसी मुल्क का मरकजी बैंक रकम की कमी की सूरत में कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट का इस्तेमाल मॉनेटरी हुक्काम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।